शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़ हम देखेंगे द हिंदू से। द हिंदू की फर्स्ट खबर हमारी अफस्पा कानून से रिलेटेड है, जो कि नॉर्थ वाला जो एरिया है, नॉर्थ के कुछ राज्य हैं, वहाँ पर आर्मी को स्पेशल पावर दी गई है। ठीक है, अफस्पा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था क्योंकि मिलिट्री के द्वारा कुछ लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी कि अफस्पा आज तक ये जिंदा क्यों है, अफस्पा कानून को हटा देना चाहिए। अफस्पा कानून के चलते चलते आर्मी के ऊपर कई सारे आरोप लगते हैं, जैसे कि बलात्कार का आरोप लगाया जाता है, ज़बरदस्ती का आरोप लगाया जाता है, और जो निहत्थे मासूम लोग रहते हैं उनके ऊपर गोली चलाने का, उनके घर की तलाशी लेने का एक प्रकार से आर्मी के ऊपर आरोप लगाया जाता रहा है कि आर्मी इस कानून का गलत उपयोग करती है। तो अफस्पा आखिर है क्या? अफस्पा एक्ट 1958, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, एक कानून है। ठीक है, किसका? पार्लियामेंट ने इस कानून को बनाई थी। ये स्पेशल पावर देता है आर्म फोर्स को, हमारी आर्मी को, कि वो मेंटेन कर सके पब्लिक ऑर्डर को इन डिस्टर्ब एरियाज़। ये कौन से एरिया होंगे? ये वे एरिया होते हैं जिनको सरकार ने निर्धारित की गई है कि ये अशांत क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ उपद्रव हो सकता है। उस एरिया में आर्मी एकदम शांति बनाए रखने के लिए तुरंत कदम उठा सके, इस प्रकार से उसको पावर दी गई है अफस्पा एक्ट के माध्यम से। It gives the armed forces the authority to use force or even open fire after warning a person who is found to be in contravention of the law। जहाँ कहीं भी लग रहा है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो लॉ का उल्लंघन कर रहा है, आप ओपन फायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप उसको वार्निंग दे सकते हैं, उसकी आप जांच कर सकते हैं। कॉन्ट्रवेंशन का यहाँ पर अर्थ बताया गया है उल्लंघन। अब डिस्टर्ब एरिया किसको कहेंगे? डिस्टर्ब एरिया इज़ वन वेयर द यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन एड ऑफ सिविल पावर इज़ नेसेसरी। डिस्टर्ब एरिया वो एरिया होगा जहाँ पर यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन एड ऑफ सिविल पावर, आर्म्ड फोर्स प्लस में रहेगा, इसकी सहायता करेगी सिविल पावर, जहाँ पर नेसेसरी हो, जहाँ पर आर्मी भी है, जहाँ पर सिविल पावर की भी ज़रूरत है, वो एरिया डिस्टर्ब एरिया। अंडर सेक्शन 3 ऑफ अफस्पा एनी एरिया कैन बी डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब ड्यू टू डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजियन। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अलग अलग धर्मों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जाति वाले लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लैंग्वेज को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर रीजनल ग्रुप्स एंड कास्ट्स और कम्युनिटीज़ के बीच में। द पावर टू डिक्लेयर एनी टेरिटरी डिस्टर्ब इनिशियली ले विद द स्टेट, लेकिन पास टू द सेंटर इन 1972। शुरू में स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर थी, लेकिन अब ये पावर 1972 में किसके पास चली गई है? केंद्र सरकार के पास में। The act also allows the forces to arrest a person and enter and search premises without a warrant। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इसका मिसयूज़ होता है कि जो फोर्सेस है हमारी, उसको ये कानून अलाउ करता है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, इसके लिए उसके पास कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इंटर कर सकती है उसके घर में, और उसके घर में क्या कर सकती हो? छापेमारी कर सकती है, उसकी सर्चिंग कर सकती है। कौन कौन सी फोर्स पर ये अप्लाई है बताया जा रहा था। एक्ट अप्लाइज नॉट ओनली द 3 आर्म्ड फोर्स, तीनों आर्म्ड फोर्स के ऊपर ये लागू है, लेकिन ये पैरामिलिट्री फोर्स सच एज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बताया जा रहा है इनके लिए भी ये कानून लागू होता है। दिस कंट्रोवर्शियल लॉ इज़ इन प्लेस इन नागालैंड, असम, मणिपुर
एक्सक्लूडिंग 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ इम्फाल। कहाँ कहाँ पर ये लागू यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश बिसाइड्स जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा एंड पार्ट्स ऑफ द मेघालय वर रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। त्रिपुरा और जो मेघालय के कुछ कुछ एरिया है ना, उनको इस लिस्ट से हटा दिया गया है। हिस्ट्री की बात करें तो ये जो कानून है ना, ये ऑर्डिनेंस है, विधेयक जिसको बोलते हैं, 1942 वाज प्रोमुलेटेड बाय विसरी लिनलिथगो। ठीक है, इसका प्रचार प्रसार सबसे शुरू में किसने किया था? वायसराय लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। विक्टर होप सेकंड, क्या क्या नाम यहाँ पर दिया गया है। फॉर द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन 15 अगस्त 1942 टू सप्रेस द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। उस समय जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उसको दबाने के लिए 1942 में इस कानून का पहली बार यूज़ किया गया था। तो जिस प्रकार से इस टाइप की जो घटनाएं होते रहती हैं ना, तो उसी को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि हम अपस्पा को नॉर्थ ईस्ट से हटाएंगे। इसके लिए हम काफ़ी उत्सुक हैं। डिकेड ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस मिसट्रस्ट बीइंग रिजॉल्व। लोगों के ऊपर जो मिसट्रस्ट हो गया है आर्मी के ऊपर, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा दशकों से जो वायलेंस वाली प्रॉब्लम चली आ रही, वो सबको हम सॉल्व करेंगे। इन ए बिड टू कम्प्लीटली लिफ्ट द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, इफोर्ट्स आर ऑन टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन रीजन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा है। 5G सर्विस को लेकर के एक फैक्ट है जिसको हम देखने वाले हैं कि सबसे पहला देश ऐसा कौन सा है जहां पर 5G की सर्विस चालू हुई है। तो यहां पर बताया जा रहा है, नवभारत टाइम्स की ये खबर है, सबसे पहले 5G सर्विस शुरू करने वाला देश बना है दक्षिण कोरिया। जापान और अमेरिका को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। 5वीं जनरेशन की मोबाइल सेवा यानी कि 5G सर्विस शुरू करने को लेकर के चल रही दौड़ में साउथ कोरिया ने बाजी मार ली। वहां की शीर्ष दूरसंचार कंपनियों ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने तय समय से 2 दिन पहले ही, ठीक है, बुधवार को ही देश भर में 5G की सेवा चालू कर दिया है। साउथ कोरिया की 3 बड़ी दूरसंचार कंपनी हैं, SK टेलीकॉम, KT और LG U+ ने बुधवार को, ठीक है, स्थानीय समयानुसार रात 11 बजकर 5G सेवाएं चालू कर दिया। पहले 5G सेवा शुरू करने के लिए 5 अप्रैल की तारीख रखी गई थी। इंडिया की बात करें तो बताया जा रहा है कि 5G सर्विस रोल आउट चालू हो जाएगा हमारे यहाँ पर अगस्त और सितंबर के बीच में। ठीक है, IT मिनिस्टर हैं हमारे अश्विनी वैष्णव। द गवर्नमेंट इज़ टू कॉन्फिडेंट ऑफ रिजॉल्विंग इशू रिलेटेड टू द हाई स्पेक्ट्रम प्राइसिंग विद द इंडस्ट्री। लेकिन जब इसका जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही थी, उस समय बताया जा रहा सरकार ने इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखा है। अब यदि सरकार हाई कीमत पर बेचेगी तो जाहिर सी बात है जो कंपनियां इसको ख़रीद रही हैं, आपको जो डाटा प्रोवाइड करेंगी वो भी आपको महंगा देने वाली हैं। तो अश्विनी वैष्णव का कहना है कि हम इस समस्या को जल्दी ही सॉल्व कर देंगे। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है ऐसा थर्सडे के दिन। मोर और लेस ऑन ट्रैक फॉर ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग 5G एयरवेव बाई जून 2022। और यहाँ पर बताया जा रहा है ट्राई, जिसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी भी हम कहते हैं, इसने रिकमेंड किया था, ठीक है, कुछ सजेशन दिए थे कि प्राइस को लेकर के चेंजेस होना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप इज़ अप्रूवल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। इसके बाद का जो स्टेज है वो DCC का अप्रूवल है। दे विल टेक ए कॉल इन द नेक्स्ट 5 to 6 days। 5 से 6 दिन में यहाँ पर काम होने की बात करी जा रही है। As per process, a back reference goes to TRAIs. In parallel, we have worked out a notice inviting tender. एक्सप्लेनर वाले पेज पर हम देखने वाले हैं, रसिया ने कटिंग कर दिया है पोलैंड और बुल्गारिया के लिए गैस और ऑयल की सप्लाई को। ठीक है, रसिया क्या चाह रहा है? रसिया चाह रहा है कि डॉलर में लेन देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डॉलर को लेकर के उसके ऊपर प्रतिबंध लग चुके हैं। वो चाह रहा है कि हम अपनी लोकल मुद्रा में चीज़ों का लेन देन करें।
इसी के चक्कर में पोलैंड और बुल्गारिया को क्या काम कर दिया उसने, सप्लाई रोक दिया है। ये पिक्चर देख रहे हैं, ग्राफ बता रहा है कि कितना परसेंट कौन कंट्री मंगा रहा है रसिया से तेल और गैस। न्यूज़ आई है 27 अप्रैल की, रशियन एनर्जी कंपनी गैज़प्रोम ने अनाउंस किया है कि ये कम्प्लीटली सस्पेंड कर रहा है गैस की सप्लाई को। कहाँ पोलैंड की है PGNiG कंपनी और बुल्गारिया की है बुल्गार्ज कंपनी, सिटिंग देयर फेलियर टू पे इन रूबल, क्योंकि ये रूबल में पैसा नहीं दे रहे हैं। अनटिल द यूक्रेन इन्वेशन रसिया अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ यूरोप्स गैस इंपोर्ट्स। जब तक यूक्रेन का युद्ध नहीं हुआ था, यहाँ पर बताया जा रहा है यूरोप का जो गैस इंपोर्ट है उसकी हिस्सेदारी रसिया से 40% थी। जितना भी वो माल बेच रहा है उसका 40% अकेला यूरोप रसिया से खरीदता था। यहाँ पर ग्राफ बताया जा रहा है, सिलेक्टेड EU कंट्रीज़ 2020 का ये डाटा है। फिनलैंड 94%, लातविया, एस्टोनिया, बुल्गारिया और पोलैंड, 2 को यहाँ पर उसने क्या काम करा, सप्लाई बंद किया है। पोलैंड 40%, 77%। सबसे कम में देखा जाए तो रोमेनिया, नीदरलैंड और फ्रांस है, जो कि रशिया के ऊपर डिपेंड है। ये तो थे आपके पूरे कौन, यूरोपियन यूनियन, मतलब कि ये वाला हिस्सा इसका। इसके अलावा कहाँ पर बेचता था, अदर कंट्री में, कतर में, फिर अल्जीरिया हो गया, और इसके अलावा ये एक और कंट्री है, कौन सी देख लेंगे हम इसको बाद में। इतनी जगह पे रसिया अपना ऑयल और गैस की सप्लाई करता था। 2020 का ये डाटा दिखाया गया है। अब बताया जा रहा है यदि रसिया ने ये कदम उठाया है तो इससे किस प्रकार से दोनों देश प्रभावित होने वाले हैं, पोलैंड और बुल्गारिया। द गैस कट्स डू नॉट इमीडिएटली पुट द टू कंट्रीज इन एनी डायर ट्रबल। देखिए, इमीडिएटली तो कोई भी इनके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला। रशियन गैस डिलीवरीज टू बोथ पोलैंड एंड बुल्गारिया वर एनीवे एक्सपेक्टेड टू एंड लेटर दिस ईयर। और बताया जा रहा है रशियन गैस डिलीवरीज किसके साथ में, पोलैंड और बुल्गारिया के साथ में, एनीवे एक्सपेक्टेड टू एंड दिस ईयर, इस साल जो सप्लाई है, डिलीवरी है, वो ख़त्म हो जाएगी। पोलैंड विच गेट्स 40% ऑफ इट्स नेचुरल गैस फ्रॉम रसिया हैज़ बीन वर्किंग ऑन अल्टरनेटिव फॉर मैनी ईयर्स। आगे कहा जा रहा है कि पोलैंड जो कि 40% रसिया से ख़रीद रहा था, अब वो दूसरे कंट्री की तरफ भाग रहा है और इसके लिए वो कई सालों से प्रयास भी कर रहा है। इन द इमीडिएट सिनारियो हाउएवर इट विल लॉस आउट ऑन 5 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस इट वाज सेड टू गेट फ्रॉम गैज़प्रोम। कितना मंगा लेता था ये, 5 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस। कहाँ से, गैज़प्रोम कंपनी, ये रसिया की है। इट विल लाइकली मेक अप फॉर इट विद सप्लाईज फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, अब कहाँ से मंगाएगा, जर्मनी से मंगा सकता है। बुल्गारिया 77% नेचुरल गैस रसिया से मंगवाता था, इसके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। वाइल इट्स एनर्जी मिनिस्टर हैज़ सेड दैट द कंट्री हैज़ इनफ रिजर्व फॉर अनदर मंथ। आने वाले महीना के लिए हमारे पास रिजर्व बचा हुआ है। इट नीड टू अर्जेंटली लुक फॉर अल्टरनेटिव विथ एडिशनल सप्लाईज वाया पाइपलाइन फ्रॉम ग्रीस बीइंग ए डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। अब ये कह रहा है कि हम पाइपलाइन के माध्यम से ग्रीस से मंगवा लेंगे नेचुरल गैस। आगे चीज़ बताई जा रही है कि आखिर रसिया ने पोलैंड और बुल्गारिया को टारगेट करा क्यों। पोलैंड हैज़ बीन ए मेजर गेटवे फॉर सप्लाई ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर टू यूक्रेन। पहला कारण ये है, पोलैंड क्या है, मेजर गेटवे है जिसके माध्यम से मिलिट्री हार्डवेयर यूक्रेन तक पहुंच सकता है। इट आल्सो कन्फर्म्ड अर्लियर दिस वीक दैट इट विल बी सेंडिंग टैंक्स टू यूक्रेन। कुछ समय पहले ऐसा भी खबर आई है कि ये यूक्रेन को टैंक भेज रहा है। जस्ट आवर बिफोर गैज़प्रोम्स एक्शन, मतलब अभी जो रसिया ने ये एक्शन उठाया उससे जस्ट पहले ही ये बात पता चली थी। इट हैड अनाउंस्ड ए फ्री सेट
of sanctions against the company and other Russian businesses to oligarchs. As for Bulgaria, after a new liberal government took office last fall, it has cut many of its old ties to Moscow. बताया जा रहा है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है इसने जो पुराने कुछ टाई थी, कुछ बातें थी, उनको ख़त्म करने की बात चालू कर दी. Not only has it supported the West sanction against Russia, यूरोप और अमेरिका जो सैंक्शन लगा रहे हैं उसका बुल्गारिया ने समर्थन किया था. इट हैज़ आल्सो होस्टेड वेस्टर्न फाइटर जेट्स एट ए न्यू नाटो आउटपोस्ट ऑन इट्स ब्लैक सी कोस्ट. इसके अलावा इसने क्या काम करा था, होस्ट करा था वेस्टर्न के फाइटर जेट को न्यू नाटो आउटपोस्ट ऑन इट्स ब्लैक सी. नाटो का ही शायद ये फाइटर जेट था, उसका ट्रायल यहाँ पर ब्लैक सी में हो रहा था कोस्ट में, तो उसका भी इसने सपोर्ट किया था. इट इज़ आल्सो ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नॉन नाटो वीपन्स. नॉन नाटो वीपन्स का ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है. इट्स कंसिडरिंग सेंडिंग टू कीव, और ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन की सहायता कर रहा है. एक क्वेश्चन यहाँ पर और किया जाता है कि आखिर क्या होगा यदि रसिया बंद कर देता है गैस सप्लाईज और भी ज़्यादा कंट्रीज़ को. तो यूरोप्स नेचुरल गैस कम्स फ्रॉम ओनली 3 सोर्स. यूरोप केवल 3 जगह से गैस मंगवाता है, एक तो रसिया से, नॉर्वे से और अल्जीरिया से. Until the Ukraine invasion, Russia accounted for almost 40% of Europe's gas import. जब अभी ये युद्ध नहीं हुआ था तो उस टाइम रसिया 40% सप्लाई करता था यूरोप को. While the dependence on Russian gas varies from country to country. कोई देश कम मंगाता है, कोई देश ज़्यादा मंगाता है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है 94% फिनलैंड मंगवा रहा है, 11% नीदरलैंड मंगवा रहा है. मतलब 90 से लेकर के 10% अलग अलग कंट्री अपनी डिमांड रशिया से पूरी कर रहे हैं. There is a little doubt that disruption in supplies would fuel inflation. यदि रसिया बंद कर दे रहा सप्लाई तो इससे फ्यूल में इन्फ्लेशन आ सकती. इसके अलावा डैमेज इकोनॉमिक एक्टिविटी विथ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ एनर्जी rationing and even a major recession in the continent's industrial area. इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट हैज़ बीन यूएस स्ट्रेटजी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन रशियन गैस. रसिया से गैस यदि हमें नहीं मंगवाना है, मतलब यूरोप ऐसा सोच रहा है, तो आखिर क्या करेगा. यूरोप्स एनर्जी मिक्स कंप्राइसेस ऑफ. एनर्जी का मतलब क्या क्या चीज़ है. ऑयल 43%, नेचुरल गैस 24%, न्यूक्लियर एनर्जी 14% और हाइड्रो इलेक्ट्रिक 4%. सब मिलाकर के ये एनर्जी का सेक्टर हो गया यूरोप का. विथ रिन्यूएबल्स सच एज वाइंड एंड सोलर मेकिंग अप द रेस्ट. और बाकी जो बचा हुआ है उसमें आ जाता है वाइंड और सोलर एनर्जी. विथ क्लाइमेट चेंज ए मेजर पॉलिटिकल इशू इन यूरोप में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है. कोल ऑफ विच देयर आर अबंडेंट रिवर्स ऑन कॉन्टिनेंट इज ऑफ द टेबल एंड गिवन पब्लिक हॉस्टिलिटी टू न्यूक्लियर एनर्जी EU is left with natural gas as the cleanest source of energy. न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, इसके अलावा नेचुरल गैस. यहाँ पर यूरोप क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये प्रदूषण ज़्यादा फैलाते नहीं. सो फॉर द शॉर्ट टर्म द EU is preparing for the heating requirements of coming winter by tanking up on its gas storage facilities at 80 से लेकर के 90% कैपेसिटी एंड substituting Russian supplies as much as possible with piped gas from Norway, नॉर्थ अफ्रीका. कहाँ से, नॉर्वे और नॉर्थ अफ्रीका से अब वो मंगवाएगा पाइप के माध्यम से. बट दीज वुड नॉट बी एडिक्वेट टू रिड्यूस रशियन डिपेंडेंस टू जीरो.
इसके बाद भी उनकी निर्भरता जीरो नहीं हो सकती है रसिया के साथ में। सो द लॉन्गर टर्म स्ट्रेटजी इज सेंटर्ड ऑन इम्पोर्टिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्रॉम यूएस एंड मिडल ईस्ट। एक काम करते हैं, यूएस से और जो मिडल ईस्ट से क्या कर लेते हैं हम, एलएनजी आयात कर लेते हैं, एक उपाय बच जाता है। अब यदि यूरोप एलएनजी की तरफ मूव कर रहा है तो वो कितना सही है, यहाँ पर यह क्वेश्चन किया जाता है। बताया जा रहा है इट विल बी टफ चैलेंज, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है। प्राइमरली बिकॉज इट इज़ ईजियर एंड चीपर टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस वाया पाइपलाइन, क्योंकि जो नेचुरल गैस रहती है उसको पाइपलाइन के माध्यम से आप आसानी से और बड़े ही सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। एलएनजी के लिए रिक्वायर होती है मैसिव फैसिलिटीज़ और कंटेनर शिप्स की, जहाज़ों की, दैट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और इसमें आपको बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। एंड येट ओवर द पास्ट डिकेड द EU हैज़ बीफ्ड अप इट्स LNG इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग सेवरल लार्ज टर्मिनल। लेकिन इसके बाद भी यूरोप ने कुछ प्रगति किया है LNG के माध्यम से। नॉनथलेस बताया जा रहा है, नॉनथलेस LNG transported from US by container ships would be much more expensive than Russian gas received via pipeline। ये लेकिन महंगा पड़ जाएगा। यदि हम कहाँ से मंगवा रहे हैं, यदि हम अमेरिका से मंगवा रहे हैं और यदि रसिया से तुलना करें इसकी, तो ये हमको महंगा पड़ने वाला है, ये मोर एक्सपेंसिव होने वाला। अचीविंग स्ट्रेटजिक autonomy as it were by replacing Russian gas with American LNG would mean higher price for average European consumer। इसका मतलब है यदि हम रसिया से नहीं ले रहे हैं तो हमको चीज़ें महंगी पड़ना है, ये निश्चित है। Who is currently the primary beneficiary of cheap Russian gas that he uses for household heating purpose। घरों को गर्म रखने के लिए इसका ये यूज़ करता था यूरोप, अब वो उसको महंगा पड़ने वाला है। रसिया को यदि सस्पेंशन किया गया, अपना कटिंग कर रहा है एक्सपोर्ट को, तो रसिया के ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, उसका जो एक्सपोर्ट होता था अकेले यूरोपियन यूनियन को 40%, अब वो उसकी कटौती हो जाएगी। अब उसको नए ग्राहक देखना पड़ेगा। ठीक है, और नए ग्राहक के साथ फिर प्राइस को भी थोड़ा उसको सस्ता करना पड़ेगा, जब जाके उससे लोग ज़्यादा खरीदेंगे। और यदि फिर रसिया से वो ख़रीदते हैं तो फिर ये डर रहेगा दूसरे देशों को, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दे, ये अलग से प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अब रसिया चाह रहा है कि ट्रेड हम हमारी मुद्रा में ही करेंगे। ठीक है, तो ये अलग एक नई शर्त वो रखने वाला है। एक और न्यूज़ हम देखेंगे, केंद्र सरकार का जो एम्प्लॉयमेंट सर्वे आया है उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ जॉबों में बढ़ोतरी हुई है। कितनी? 4 लाख जॉब्स न्यू क्रिएट हुई हैं। यूनियन लेबर मिनिस्ट्री का कहना है राइजिंग ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। द चार्ट शोज द शेयर ऑफ 9 सेक्टर्स इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एम्प्लॉयड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर फॉलोड बाय एजुकेशन। जबकि यदि देखा जाए ना तो जॉब में रियल में कहे तो कमी हो रही है, लेकिन अब सरकारी जो आंकड़े हैं उनको हम देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर खुद सेल में जो प्राइवेट वर्कर हैं उनको निकाला गया है, सरकारी की तो भर्ती की आप बात छोड़ ही दीजिए। ठीक है, जहाँ पर सेल कंपनी ने, जो कि एक महारत्न कंपनी है, प्राइवेट कुछ भर्तियां की थी उसने ITI और पॉलीटेक्निक वालों की, जहाँ पर 20 लड़के आते थे, आज उनको उसने घटा करके 3 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एकदम बात क्लियर हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एम्प्लॉय किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स फॉलोड बाय एजुकेशन। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा लोग, फिर एजुकेशन में रोज़गार, IT सेक्टर, हेल्थ, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विस, रेस्टोरेंट और कंस्ट्रक्शन। ये जो 9 सेक्टर है अकाउंट करते हैं 85% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया को। 85% रोजगार यहीं से आता है। दे आल्सो रिपोर्टेड 1.85 लाख वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीज क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे।
ओवर 4 लाख जॉब वर क्रिएटेड इन फर्म्स विथ 10 और मोर वर्कर। बताया जा रहा है 4 लाख से भी ज़्यादा जॉब यहाँ पर जनरेट हुई है, ऐसी कंपनी जहाँ पर 10 या फिर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। 9 सिलेक्टेड सेक्टर हैं उसके। अक्टूबर दिसंबर 2021 का ये डाटा है। अकॉर्डिंग टू द लेबर्स एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीज थर्ड क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट रिलीज ऑन थर्सडे। एम्प्लॉय मिनिस्ट्री इसको जारी करती है। रिपोर्ट का नाम है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे QES। द मिनिस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड सर्वे विच कवर्ड 10,834 यूनिट इन थर्ड राउंड फाउंड एम्प्लॉयमेंट हैड इंक्रीज फ्रॉम 3.1 करोड़ जुलाई सितंबर 2021 में, ये बढ़कर के 3.145 करोड़ हो गया है इन द नेक्स्ट क्वार्टर। द सर्वे कवर्ड मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एकोमोडेशन और रेस्टोरेंट। IT सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हो गया, ये सब अकाउंट करती है 85% हिस्से को। 85% रोजगार प्रोवाइड करते हैं ये 9 सेक्टर।